माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोरस के लिए मैं बुलवाना चाहूंगा रेखा सिंह जी को, कृपया वो भी आए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच न जाना क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हो देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा हो। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोच के देखो सबसे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा सबसे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, ओ देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगेगी। बंसी जब असर करेगी देख नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हो देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, ओ देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा सोच
इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगी है, काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू बजने असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा, इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान भी चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान भी चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा, इससे प्यारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, बंशी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंशी भी बजने लगी है। बंशी जब असर करेगी, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दोस्तों, आंखों में भी मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पाँव में भी उड़ान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पंछी की ओर गाते थे, इरादों में भी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्याम जी। और जब बैठक प्रारंभ होने से जब यह इतना उत्साहजनक वातावरण है, तो निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष की जो शोभा यात्रा होने जा रही है वो एक अद्वितीय और एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसा सभी लोगों का मंतव्य है। सभी आगंतुकों को सादर जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आयोजित इस उत्सव हुआ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव संवत्सर, उसकी मंगलमयी कामनाओं के साथ मैं अग्रवाल नवयुवक मंडल, जिसके आयोजकत्व में यह बैठक हो रही है, उन सभी के पदाधिकारियों को भी हृदय से आभार और अभिनंदन। अभी जो आप लोगों ने भजन सुना, उसमें सर्वप्रथम पहले अर्पिता सोनी ने बहुत एक सुंदर और मधुर गीत प्रस्तुत किया। उसके पश्चात आज पूरे सोशल मीडिया में और पूरे राष्ट्र में जिस भजन की गूंज सुनाई देती है, उसकी प्रस्तुति अभी हमारे सतना के आदरणीय श्यामलाल गुप्ता जी, जिन्हें श्याम गुप्ता जी कहते हैं, उनके साथ में श्रीमती रेणु सिंह जी, रेखा सिंह जी, इन दोनों ने बहुत ही सुंदर और जो इस समय प्रासंगिक भी है ऐसा मधुर गीत भावपूर्ण वाणी के साथ में प्रस्तुत किया। मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी से निवेदन है कि वो आए और कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अशोक अग्रवाल जी। हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक आदरणीय लखनलाल केसरवानी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अग्रवाल महिला मंडल की सचिव अर्थात मंत्री श्रीमती
शशि अग्रवाल जी से निवेदन है कि कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्र जिसके प्रयत्नों से यह कार्य अबाध गति से पूरा हो रहा है, उस महामंत्र और बीज मंत्र के प्रारंभ करने के लिए हमारे संयोजक आदरणीय लखनलाल के सरवणी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बैठक का प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय लखनलाल के सरवणी जी। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा ये मंत्र मेरा बात रखने से हर कार्य पूर्ण होते हैं। तो पहले मैं श्री राम जय राम जय जय राम की ध्वनि सुनूंगा, इसके बाद सभी लोग तेरा हुआ एक साथ बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। तो अनेक ऐसे कारण बनते हैं जिनसे हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। हमारी संस्था के अध्यक्ष अर्थात हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामता चमड़िया जी बहुत ही मेहनत से, बहुत प्रयास पूर्वक इस आयोजन को लगन के साथ में करते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आज पूरे नगर की सड़कें बिल्कुल भगवामय हो रही है। नई नई पताकाएं फैली हुई हैं, तोरणद्वार सजे हुए हैं, जैसे स्वयं भगवान रामचंद्र जी अभी आने वाले हैं, ऐसा एक वातावरण समाज में दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी जो दिन रात इसकी चिंता करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से हम सबको तैयारियों के बारे में अवगत कराएं। आदरणीय रामता चमड़िया जी, जिन्हें हम प्यार से कल्लू भैया बोलते हैं, आदरणीय कल्लू भैया जी। जय श्री राम।
जय श्री राम। आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि काली बाबा आश्रम के महान यूस महाराज, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक लगन केसरवानी जी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, अग्रवाल महिला मंडल से शशि अग्रवाल जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक मंडल के सभी वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं विभिन्न महिला मंडल के पदाधिकारीगण एवं सदस्य बंधुओं, मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, अब की बार रामनवमी में भगवान श्री राम की निकलने वाली शोभा यात्रा काफी भव्य और काफी ऐतिहासिक होगी। पिछले 2 वर्षों से जो ये शोभा यात्रा नहीं निकल पाई है कोरोना के कारण, लोगों ने मन बना लिया है कि उस 2 वर्षों की कसर अब की बार की इस शोभा यात्रा में हमें निकालना है। इस हेतु विभिन्न समाज के लोग कई दिनों से अपने अपने सामाजिक लोगों को बुला करके बैठकें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, कई समाज तो इस तरीके के हैं जिन्होंने अपने समाज की बैठक बुलाने के लिए अलग से पत्रक बनवाए और बैठकें की हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब की बार की शोभा यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी। इसके अलावा आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, आप सभी के अलावा हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता पिछले 1.5-2 माह से इस ओर काफी जोर से चिंता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित अब की बार की शोभा यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी। इसके पहले उग्यारगंज कालीबाड़ी में आप सभी के साथ एक बैठक की गई थी। उस बैठक में आप लोगों को एक पत्रक दिया गया था जिसमें इस शोभा यात्रा हेतु आप लोगों से सुझाव मांगे थे और उसमें यह भी निवेदन था आप लोग अब की बार इस शोभा यात्रा में किस रूप में शामिल होंगे। आप लोगों ने इस विषय की निश्चित अच्छी तैयारी की होगी। बंधुओं, भगवान राम का राज्य आज से 10,000 वर्ष से भी ज्यादा पहले का राज्य रहा है। इसके बाद न मालूम कितने लोगों ने शासन किया और इसके बावजूद भी आज हम राजा राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। इतने शासकों के बाद भी आज भी हम 10,000 वर्ष पूर्व के शासक राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। जरूर कोई खास बात नहीं होगी उसमें। इस विषय को बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में शुरू में ही बहुत बढ़िया लिखा है। जब ते राम ब्याह कर आए, नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि जस मुदर बारी, कृत वेद मन सहि सुखी बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, मही अवध अमृति कहुमाई, मणिगण पुर नर नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भाती, कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी अभिरंचि कर दूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुझित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ, सबके बुरे अभिलाष वचै, कहीं मनाई महेश, आगे छत युवराज पद, राम देव नरेश। इन्हीं कारणों से आज हम राम की राज्य की कल्पना करते हैं और ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान के अवतरण दिवस पे
विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। बंधुओं, नगर में सजावट का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, काफी अच्छी तरीके से काम चल रहा है। हमारी संस्था के समिति के लोग बहुत तेजी से इस कार्य में लगे हुए हैं। अब की बार पूरे शहर को भगवामय कर देने की योजना है। सैकड़ों की संख्या में तोरण द्वार बनाए जाएंगे, विभिन्न चौराहों में विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी एवं पूरे शहर में ध्वनि संचरण के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित वो भी पूरी हो ही जाएगी। आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। प्रचार प्रसार की दृष्टि से हम लोग कई स्कूटर रैली का आयोजन करते हैं। अब की बार तारीख 5 तारीख को अपने TMD हाल से दिल्ली कैंप से स्कूटर रैली का आयोजन किया गया है। 6 तारीख को त्रिपुरिया टोला लखन चौराहे से, 7 तारीख को प्रेमनगर दुर्गा मंदिर से, 8 तारीख को मुख्तियारगंज वेंकटेश मंदिर से एवं 9 तारीख को मातृशक्ति की विशाल स्कूटर रैली सुभाष पार्क से निकलेगी। आप सभी से निवेदन है, इस स्कूटर रैली में सहभागिता करने की कृपा करें। बंधुओं, 10 तारीख को सुभाष पार्क स्थित राम दरबार मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके अलावा 11 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप सभी से सर्वत्र प्रार्थना है, मंदिर पहुंच करके भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज की इस बैठक के आयोजक अग्रवाल समाज है। मैं समिति की ओर से आपको साधुवाद प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। इस सभा में एक नई ऊर्जा का संचार किया और जो तैयारियां चल रही हैं उसको भी आपने रेखांकित किया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य में नरसिंहपुर से आदरणीय श्री सुनील कोठारी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया वो अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो समिति को अच्छा लगेगा। आदरणीय सुनील कोठारी जी, आप नरसिंहपुर से इस कार्यक्रम हेतु आए हुए हैं और जिस प्रकार की शोभा यात्रा सतना में निकलती है उसी तरह की शोभा यात्रा के सूत्रधार नरसिंहपुर में आदरणीय सुनील कोठारी जी हैं। उनका समिति की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप यहाँ पर भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए आए थे और समय निकाल करके वह इस बैठक में आए हैं। उनका समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह जो शोभा यात्रा है नए आयामों को स्थापित करती जा रही है। अब मैं बहुत विलंब नहीं करूंगा और हमारी समिति के जिनको जामवंत कहना चाहिए, सूत्रधार कहना चाहिए, ऐसे आदरणीय उत्तम बनर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही के लिए यहां पर आए और सभा को आगे बढ़ाएं। हमारे मध्य में हिंदू पर्व समन्वय समिति के संचालन समिति के आदरणीय हेमचंद जी जायसवाल जी सभा में उपस्थित हैं, उनका आत्मीय स्वागत है। आदरणीय श्री मणिकांत माहेश्वरी जी सभा में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। आदरणीय रमेश जी, उनका भी स्वागत है। आदरणीय योगेश ताम्रकार जी इस सभा में उपस्थित हैं। इन सभी संचालन समिति के टोली के सदस्यों का आत्मीय स्वागत है। अब मैं आगे की संचालन के लिए आदरणीय उत्तम बनर्जी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे सभा को पढ़ाएं। धन्यवाद मनमोहन जी। भारत माता की
नारा नहीं है, ये संकल्प है कि हमें भारत माता की जय करना है। संकल्प कैसे लेते हैं? भगवान राम ने कैसे संकल्प लिया था? निश्चय ही में कराऊं कहीं, उसके बाद की पंक्ति क्या है? भुज उठाए प्रण की। ये संकल्प है कि भारत माता की जय करना है। तो दोनों हाथों को, भुजाओं को उठा के मुट्ठी बांध के संकल्प लेना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस सभागार में उपस्थित इस जन समुदाय को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार की प्रभु श्री राम जी की शोभा यात्रा वाकई भव्य और पिछले 2 वर्षों की जो कसक है उसको मिटाने के लिए होने वाली है। और जिस तादाद में यहाँ पर सब यहाँ उपस्थित हैं, चिन्मय मिशन के आदरणीय प्रभु जी आए हैं, उन्हें अग्रपंक्ति पर कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत है। इस्कॉन के प्रभु जी आए हैं, आपका स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार का वातावरण सारे भारतवर्ष में इस समय हो गया है, हमारे भाई श्यामू जी जो गीत गा रहे थे कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। वास्तव में ये जो भगवा रंग है ये केवल रंग नहीं है, ये जो भगवा रंग है ये संप्रदाय नहीं है। ये जो भगवा रंग है ये हमारे भारत माता की चुनरी का रंग है जो पूरे भारत में छा रहा है। और ये केवल भारत में नहीं छा रहा है, तो पूरी दुनिया में छा रहा है। आप इस समय देख रहे हैं कि जैसे कि भारत इस समय पूरे दुनिया के एक शक्ति संतुलन का भी केंद्र बनता जा रहा है और भारत को यह शक्ति प्रदान कौन कर रहा है। तो आपको ध्यान में होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में जब उन्होंने अपनी सत्ता ग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी ताकत मेरे 130 करोड़ जनता के 260 करोड़ हाथ हैं और यह हाथ मेरी ताकत है। तो ये जो 260 अभी जैसे आप लोगों ने दोनों हाथ उठाकर संकल्प लिया है, भारत का समाज अब उस प्रकार का संकल्प लेकर खड़ा हो गया है कि अब हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस समाज को शक्ति प्रदान करनी होती है। और वो शक्ति कहां से मिलती है? वो शक्ति हमेशा एकता से मिलती है। और भारत का समाज अब एकता के सूत्र में धीरे धीरे एक लयबद्ध होता जा रहा है। आज की यह जो राम सभा का यह जो दृश्य है कि हम लोगों ने बड़े बड़े हॉल में बैठक करने का अब निर्णय लिया है और यह अग्रवाल नवयुवक मंडल का यह हॉल शहर के बड़े हॉलों में गिना जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ हॉल छोटा पड़ रहा है। माता शक्तियों की इतनी बड़ी संख्या यहाँ उपस्थित है कि हमारी बहनों को बैठने के लिए स्थान दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कार्यकर्ता कम पड़ रहा है। तो यह एक आप लोगों के उत्साह का प्रकटीकरण है और उसका परिणाम है। पिछले बार 6 फरवरी को कालीबाड़ी प्रांगण में हम सब ने एक ऐसी बैठक की थी, उसमें हमने सबने संकल्प लिया था, आप सबको आह्वान किया था कि इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए आप तक अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और इस 1 महीने में ध्यान में आया कि आप लोगों ने उस आह्वान को बहुत सुंदर तरीके से स्वीकार किया और प्रतिदिन अखबार का पन्नों में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये समाचार आ रहे थे कि अमुक समाज की बैठक हुई, अमुक समाज ने निर्णय लिया, अमुक प्रकार की शोभा यात्रा में सहभाग होने वाली है। और इस प्रकार से लगभग यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने अपने अपने समाज की बैठकें की है, समाज में योजना बनाई है, निर्णय लिए हैं कि इस बार की शोभा यात्रा में हम कैसे सहभाग करेंगे। और अभी आपको अवसर मिलने वाला है कि आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से इस शोभा यात्रा में सहभाग करने वाले हैं। लेकिन जब वातावरण की मैं बात बता रहा हूँ कि अभी आज अब यह शोभा यात्रा सतना शहर से बाहर भी निकलने लगी है, सतना शहर के बाहर भी इस शोभा यात्रा की गूंज होने लगी है। और शहर के बाहर के समाज भी यानी नागौर, उचेरा और इस प्रकार से मैयर आइए आदरणीय ममता जी उनको स्थान ग्रहण कीजिए। तो ऐसे समाज में उनको स्थान दे पाइए। तो ऐसे समाज में जो है अपने सतना शहर के बाहर भी इस प्रकार का वातावरण बनने लगा है। और आज मैं बताऊं बड़ा मुझे अच्छी अनुभूति हुई। मेरे ऑफिस में अभी सुबह 10 बजे नागौर से एक क्लाइंट आए थे और वो क्लाइंट मेरे साथ बैठे हुए थे, बात
कर रहे थे और अपने नक्शे पे चर्चा हो रही थी, तो इतने में उनके पास एक फोन आया और फोन आने पर उन्होंने वो फोन पे बताने लगे, हाँ अपन वहाँ से जीप ले लेंगे, आगे बच जाएगा, हाँ डीजे बुक कर लेंगे, हाँ वो बच्चे हैं वो और विवेक ठीक है, हाँ हम चलेंगे, वो बहुत बड़ी संख्या में चलेंगे। मैं सुन रहा था तो मैंने पूछा भैया क्या तैयारी चल रही थी, तो बोले का क्या सब बता था, तो मैंने कहा क्या, बोले कि वो शोभा यात्रा की तैयारी चल रही थी। मैंने कहा नागौर में निकलने वाले, बोले नहीं सतना में निकलने वाली है ना, तो मैंने तो आप तो नागौर में रहते हैं, बोले नहीं कल हमारे नागौर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और हम लोग सतना में शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं। तो ये भाई हरिओम जी मैं इसके लिए जरूर धन्यवाद दूंगा, वो कल वहाँ उपस्थित थे वो नागौर की बैठक में, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, सतना ने की यानी नागौर से हमें लोगों को तैयारी चल रही है कि सतना शोभा यात्रा में आना है। तो ऐसा मैं अपने जो सारे समाज में मैं जानता हूँ कि सभी समाजों का पूरे जिले में बड़ा व्याप आगे आइए ना पंडित जी, बड़े बड़े आगे आइए ना। रामनगर है, वहाँ पर समाज के बड़ी संख्या में सभी समाजों के लोग, एक समाज का नाम लूंगा, हर समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अभी भी जो है हमारे पास जो है और 7 दिन का 8 दिन का समय है और हम इस समय का उपयोग जो है अपने जो जिले के अंदर जो अन्य स्थानों पर जो हमारे समाज के बंधु रहते हैं उनसे वार्ता करें, वहाँ जाके हम छोटी सी बैठक लें, उनको यहाँ शोभा यात्रा में आने के लिए प्रेरित करें, हो सके तो वो कोई झांकी लेकर आए, जैसे उज्जैन की दुर्गा जी की झांकी सतना में आती है, ऐसे कोई झांकी लेकर आए वहाँ यहाँ पर सतना में और शोभा यात्रा में सहभाग करें। तो इस प्रकार से जब हम इसका व्याप बढ़ाएंगे तो ये शोभा यात्रा उस प्रकार से पहुंचेगी, जैसे भाई योगेश जी ने पिछले बैठक में और सबसे संकल्प लिया, क्या करवाया था अब की बार हाँ उसके कोई कठिन नहीं है, ये संख्या देख कर नहीं लगता कि कोई कठिन है। तो इसलिए इस बार जो है हमें उस स्तर पर ले जाना है कार्यक्रम को, ये जो है अब की बार 1 लाख बार, लेकिन वह केवल नारा नहीं रहना है, उसके लिए आप लोगों ने जो तैयारी की है उस तैयारी को और पुख्ता करना है, सारे समाज को जोड़कर। और ये जो इसका परिणाम है कि जो राम राज्य की कल्पना जो की थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं व्यापा, तो ये दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है कब दूर होगा, जब समाज में एकता हो जाएगी, वही एकता का प्रदर्शन है। ये हमारी जो रामनवमी शोभा यात्रा है भले 1 लाख पार हो जाए, लेकिन वो 1 लाख जो है वो अनियंत्रित नहीं है, वो नियंत्रित 1 लाख है, यानी किसी न किसी समाज का, किसी न किसी वर्ग का, किसी न किसी समुदाय का ऐसा एक जो है और प्रतिनिधित्व करने वाली है 1 लाख की संख्या रहने वाली है। तो इसलिए हम सब अपनी अपनी तैयारी करेंगे और आज अभी आपको मौका मिलेगा तो आप लोग बड़े संक्षेप में अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे कि आपने क्या तैयारी की है, शोभा यात्रा में किस रूप में आप लोग सम्मिलित होने वाले हैं। तो यह आप लोगों से अपेक्षा है। इसके पहले हमारे कार्यकर्ता कुछ और जानकारी आपको देंगे कि शोभा यात्रा में और क्या क्या व्यवस्थाएं और तैयारियां होने वाली हैं और क्या क्या अपेक्षा है आप लोगों से तैयारियों की, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसको कृपया ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इस यात्रा के प्रेक्षण के जैसे आप नरसिंहपुर से भाई साहब आए कोठारी की तो देख रहे हैं यहाँ सतना का वातावरण, वहां पर वो भी शोभा यात्रा निकालते हैं, इसी प्रकार के समन्वय करते हैं समाज का। यानी हमारी आवाज अब निश्चित रूप से नरसिंहपुर में पहुंचने वाली है, वो बताएंगे वहां जाके सतना का क्या वातावरण है और इस वातावरण का लाभ वहां मिलेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ युवा संगठनों के बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए, जो एक कार्यकर्ता 1000 500 युवकों का नेतृत्व करता है। ऐसे सभी युवकों से मेरा आह्वान है कि अपने अपने संगठन को आप संगठित करके और उनको एक निश्चित फॉर्मेट में लेके आए, एक उनके आप अपने संगठन का के द्वारा तय करें कि हमको कैसा रथ बनाना है, वो रथ साथ में रहे, डीजे रहे, जिस प्रकार की रचना करना हो करिए, लेकिन उसके साथ आप एक व्यवस्थित और एक संगठित स्वरूप में हम सब चलेंगे। ऐसी आशा है। इस बार की शोभा यात्रा का सबको इंतजार है, सतना शहर इंतजार कर रहा है। आप सबकी भव्य सहभागिता से यह शोभा यात्रा भव्य होने वाली ऐसा हमारा विश्वास है। मैं माननीय संचालक जी को निवेदन करूंगा कि विषय को आगे बढ़ाएं और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से एक शोभा यात्रा का एक जो स्वरूप है उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए और प्रभावी के साथ में संख्यात्मक और अनुशासन उसका बहुत ही महत्व है, जो उसी को देख करके
करके आपकी शोभा यात्रा का आकलन समाज करता है, दूसरे लोग करते हैं। अब मैं जो झांकियों का जो स्वरूप रहता है, झांकियों की जो तैयारी होती है और उसमें जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनके करने से जो झांकी है वो अच्छी हो सकती है, समय से पहुंच सकती है। इस पूरे विषय को लेने के लिए मैं हिंदू पर्व सोने समिति के सदस्य आदरणीय जितेंद्र जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और शोभा यात्रा की झांकियों से संबंधित जो विषय है वो स्पष्टता के साथ में सभी समाज बंधुओं के लिए उपयोगी बने, ऐसा उनसे निवेदन है और आग्रह है। आदरणीय श्री जितेंद्र जैन जी। आप सभी के अंदर व्याप्त भगवान श्री राम को मैं नमन करता हूँ। जो सूचनाएं मैं दूंगा, मुझे लगता है आज के इस प्रांगण में 90% ऐसे लोग हैं जो पिछली यात्राओं में शामिल भी हो चुके हैं। कुछ के लिए ये रिपीटेटिव होगी, पुनरावृत्ति होगी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा आगामी 11 अप्रैल 2022 सोमवार को निकाली जा रही श्री रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ सूचनाएं हैं जिनका मैं वाचन कर रहा हूं। इस आयोजन के लिए हमें अपने समाज संस्था की एक बैठक यथाशीघ्र बुलानी है। जिन्होंने बुला दी है उन्हें बुलाएं ताकि समय का उपयोग हो सके। व्यापक विचार विमर्श कर लें। बैठक में हिंदू पर्व समन्वय समिति के किसी भी सदस्य को भी बुला लें। आप जब बैठक करते हैं अपने समाज की, अपनी संस्था की, अपने परिषद की, तो हमारे सदस्य को जरूर बुलाएं ताकि कोई भी संशय हो तो वो दूर हो सके। शोभा यात्रा में शामिल करने के लिए अपनी झांकी को भव्य रूप देकर साज सज्जा के साथ पारंपरिक ढंग से सज्जित करना है। जीवंत झांकी होने से और आनंद आएगा। झांकी को अपने स्थान से, जिस स्थान से आप झांकी लेके आ रहे हैं, वहीं से इस झांकी को अपने स्थान से ही, जहां से आप शुरू कर रहे हैं, यात्रा के रूप में ही गुरुद्वारा तक लेकर आएंगे। हम देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की करीब 7-8 झांकियां जहां से चालू होती हैं, गुरुद्वारे तक जब आती हैं तो अपने भव्य यात्रा के रूप में ही आती है। अपनी झांकी के साथ यदि एक से अधिक वाहन, साउंड सिस्टम, जनरेटर, भजन मंडली हो तो पहले से सूचित करें ताकि एक साथ क्रमांक दिया जा सके। मार्ग में बिजली के तारों के कारण झांकी की ऊंचाई जमीन से 11 फीट, रथ से नहीं, जमीन से 11 फीट से अधिक नहीं हो। झांकी के साथ समाज के बंधु, महिलाएं एवं बच्चे साथ चलेंगे। यदि आप अपने समाज की कोई पारंपरिक वेशभूषा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। शोभा यात्रा में अपने समाज का बैनर 2x6 का समाज का बैनर अवश्य लेकर चलें। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देखते हैं, कई बार पहचान आ जाती है, कई बार पहचान नहीं हो पाती। बैनर जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि यह झांकी, यह शोभा यात्रा में शामिल व्यक्ति किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी सजी हुई झांकी लेकर जिस क्रम में आएंगे उसी क्रम से क्रमांक आवंटित होगा। क्रमांक की पट्टिका झांकी में ही लगाई जाएगी और क्रमांक के अनुसार ही आपकी झांकी चलेगी। दोपहर 2 बजे से क्रमांक आवंटन का कार्य चालू हो जाएगा। सबके ध्यान में कि इस बार 4 बजे की जगह 5 बजे से शोभा यात्रा आरंभ होगी। झांकी यदि यात्रा प्रारंभ होने के बाद आती है तो बीच में, पूरे मार्ग में कहीं भी बीच में उस झांकी को शामिल नहीं किया जाएगा। वो पूरी झांकी के क्रम में सबसे आखिरी में ही चलेगी। यह वर्ष, जैसा कि मंच में बोला गया है, यह वर्ष प्रभु श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण का वर्ष है।
अतः आपकी संस्था में विशेष उत्साह होगा ही, जिसका प्रकटीकरण इस बार की शोभा यात्रा में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यह आयोजन भव्य एवं ऐतिहासिक बने, इसी निवेदन के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र जी। आपने झांकियों के बारे में विस्तार से और क्या क्या सावधानियां रखने से झांकी बहुत प्रभावी बन सकती है, उसके बारे में आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति जो भव्य श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकालती है, उसके पीछे जो कारण होता है उसको, उस विषय को लेने के लिए और उस विषय को बताने के लिए मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के सक्रिय सदस्य भाई मनोहर डिगवानी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और जो शोभा यात्रा से पूर्व मोहल्लाओं में जाकर के जो जागरण की जो रैली निकलती है, स्कूटर रैली या वाहन रैली निकलती है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि कैसे वह प्रभावी बन सके। उसके लिए मैं आदरणीय मनोहर डिगवानी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे का विषय लें। आदरणीय मनोहर डिगवानी जी। धन्यवाद मनोहर जी। इस राम सभा में पधारे हुए सभी राम भक्तों को जय श्री राम। बोले जोर से जय श्री राम। श्री राम शोभा यात्रा से पहले हम लोग जागरण यात्रा निकालते हैं वाहन रैली के माध्यम से, जिससे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो कि ये शोभा यात्रा कब निकलनी है और कैसे निकलनी है और क्यों निकलनी है। उसके लिए हम लोग 4 क्षेत्रों में वाहन रैली जन जागरण के लिए निकालते हैं। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं। सबसे पहले 5 अप्रैल को पीएमवी हाल सिंधी कैंप से वाहन रैली निकालते हैं और यह रैली सिंधी कैंप, चाणक्यपुरी कॉलोनी, मांडौर कॉलोनी, बिरला रोड, टपरिया, नई बस्ती, कृष्णनगर बोलते हुए ये संडे चौक में समाप्त होती है। और दूसरी रैली हम लोग निकालते हैं 6 अप्रैल को, जो टिकरिया टोला से शुरू होके पूरा बाजार क्षेत्र को कवर करते हुए सुभाष पार्क में समाप्त होती है। 7 अप्रैल को तीसरी रैली हम लोग वहां रैली निकालते हैं दुर्गा मंदिर प्रेमनगर से। यह पूरा क्षेत्र जो पुल के उस साइड का है कवर करते हुए मास्टर प्लान में खत्म होती है। और चौथी रैली वाहन रैली को जनगणना के लिए निकालते हैं, वो निकालते हैं 8 अप्रैल को और यह वेंकटेश मंदिर मुखियागंज से शुरू होकर पुष्करणी पार्क में खत्म होती है। और चौथी रैली 9 अप्रैल को निकालते हैं, माफ कीजिएगा 8 अप्रैल को वेंकटेश मंदिर मुखियागंज से शुरू करके पुष्करणी पार्क खत्म करते हैं। और इससे पहले 7 अप्रैल को दुर्गा मंदिर प्रेमनगर से स्टार्ट करके मास्टर प्लान में खत्म करते हैं। और एक मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी वाहन रैली जन जागरण की निकालती है पूरे शहर में। और वह रैली 9 अप्रैल को सुभाष पार्क से शुरू होकर सुभाष पार्क में ही खत्म होती है। इस तरह यह 4 क्षेत्रों की रैली 4 दिनों में हम लोग निकालते हैं, जो इस बार शाम को 4 बजे से 5 बजे तक निकलेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले यह रैली सुबह 7 से 8 बजे निकलती थी, क्योंकि आयोजन समिति ने तय किया कि सुबह जब हम लोग निकलते हैं तो सामान्यतः सब लोग घरों में सोए रहते हैं और घर के अंदर रहते हैं, तो जो हम लोग का उद्देश्य होता है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि इस बार हम लोग शाम को यह जन जागरण की वाहन रैली निकालेंगे
और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी मिल सके और एक तरह से यह प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम होता है कि श्री राम शोभा यात्रा जब निकलती है तो उसकी जानकारी पूर्व से सबको हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार हमारे योगेश भैया ने कहा था कि अब की बार 1 लाख और उसी को पूरा करते हुए हम लोग निश्चित रूप से 1 लाख की संख्या को पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बंधुओं, कोई भी आयोजन होता है उसकी लीड है जो अभी भाई मनोहर निगवानी जी ने बताया कि यह जो नाम प्रचार यात्रा जो निकलती है 4 दिन में 4 अलग अलग क्षेत्रों से, उस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आमंत्रण देती है, जानकारी देती है और वहाँ का एक वातावरण बनता है। वहाँ के लोगों को पता चलता है कि एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है। उसका यह बहुत ही सशक्त माध्यम है यह राम जागृत यात्रा, जो इस बार भाई मनोहर निगवानी जी ने बताया कि इस बार अपन उसको 4 बजे से निकालने वाले हैं। इससे पूर्व में यह यात्राएं प्रातःकालीन सत्र में निकलती थी और उसका बहुत लाभ नहीं मिलता था क्योंकि लोग उसका स्वागत नहीं कर पाते थे, मिलते ही नहीं थे। तो इस बार समिति ने यह निर्णय लिया है कि यह यात्राएं शाम को निकाली जाएगी, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अच्छे से उनको संदेश मिल जाए और निमंत्रण मिल जाए। ऐसा आह्वान भाई मनोहर निगवानी जी ने किया है। बंधुओं, जहां एक और भव्यता के लिए और दिव्यता के लिए रामनवमी शोभा यात्रा अपना स्थान बना चुकी है, वहीं दूसरी ओर एक और कीर्तिमान इस शोभा यात्रा ने प्राप्त किया है, जो आप सभी लोगों के ध्यान में भी होगा। शोभा यात्रा निकलने के पश्चात कल्पना करिए जब इतना स्वागत होता है, जगह जगह इतनी चीजें मिलती है खाने को, और वहीं पर उसको लेने के पश्चात, ग्रहण करने के पश्चात जब वहां पे उसको डाल दिया जाता है तो कैसा दृश्य बनेगा। लेकिन इस शोभा यात्रा की यह विशेषता है कि समिति के सक्रिय सदस्य आदरणीय श्री रमेश जयंती और योगेश ताम्रकांत जी के नेतृत्व में स्वच्छता टीम ने यह जिम्मेदारी ली हुई है कि हम शोभा यात्रा के सबसे पीछे रहेंगे और जो गंदगी हुई है, जो अपन को प्रसाद मिला है, उसमें जो डाले हुए सामग्री है, उसको हम स्वच्छ करते हुए जाएंगे। तो इसने पूरे समाज में एक अच्छा संदेश दिया है और इसकी चर्चा पूरे प्रांत में ही नहीं तो देश भर में इसकी चर्चा होती है। तो इस स्वच्छता टीम में क्या क्या करना चाहिए और क्या आह्वान है समाज से, उसको निवेदित करने के लिए मैं स्वच्छता टीम के प्रमुख आदरणीय इंजीनियर रमेश जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उसके बारे में हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय श्री रमेश जैन जी। जय श्री राम। रामनवमी शोभा यात्रा के आज हम इस 98वें सोपान पर यहाँ एकत्रित हुए। इन 18 वर्षों में निरंतर आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम से शोभा यात्रा ने एक विशाल ऐतिहासिक स्वरूप को प्राप्त किया है। बहुत सी विशाल अन्य यात्राएं हो सकता आपने देखी भी हो, मगर मैं कह सकता हूं कि जितनी अनुशासित ये रामनवमी शोभा यात्रा हुआ करती है, शायद ही आपने कहीं देखी हो। जब ये शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, प्रारंभ के वर्षों में, तो धीरे धीरे विभिन्न समाजों का, जाति बिरादरियों का, सामाजिक संगठनों का इस शोभा यात्रा में सहभागिता हुई और अनेक जगहों पर
राम भक्तों के लिए जो स्वागत का क्रम बना, तो स्वागत करना आपका दायित्व भी है और आपके आतिथ्य को ग्रहण करना हमारा कर्तव्य भी है। ये एक परस्पर क्रम था जो इस रामनवमी की शोभा यात्रा में देखने को मिलता है और ये सामाजिक समरसता के अद्भुत और अनूठा उदाहरण हुआ करता है। लेकिन जब शोभा यात्रा निकल जाया करती थी और उसके पीछे का जो दृश्य हुआ करता था, वो फिर बहुत ही ऐसा लगता था जैसे बवंडर सा आ गया है, तूफान सा आ गया और शहर में पूरा गंदगी जैसा दिखने लगता था। इसके लिए बहुत प्रयोग भी किए गए, लेकिन हम लोग उस प्रयोग में सफल नहीं हो पा रहे थे। बार बार ये बात आ रही थी कि इसको कैसे शहर को शोभा यात्रा तो विशाल स्वरूप को प्राप्त हो गई, लेकिन ये गंदगी जो होती है इसको साफ करना भी हमारा दायित्व है। तो हमारी समिति के संयोजन समिति के सम्मानित श्री कोगेल जी भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा इस कार्य की जिम्मेदारी का बीड़ा मैं उठाता हूँ। और फिर वो कार्य कैसे संपन्न हुआ, उनके साथ विभिन्न समाज जुड़ गए, केसरवानी वैश्य समाज, जैन समाज, सेवा भारती, पटेल समाज और अन्य समाजों के प्रतिनिधि स्वयं जुड़ते चले गए। और जुड़ते जुड़ते उस जो स्वच्छता वाहिनी का भी एक ऐसा अद्भुत क्रम सा हो गया कि उसको एक झांकी का दर्जा दिया गया, जीवंत झांकी का दर्जा दे दिया गया कि सबसे पहले स्वच्छता वाहिनी की झांकी चलती है जिसमें वो कार्य करते हुए चलते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा उस समय जब ये काम किया गया था तब विषय ये आया था कि जब हम गंदा करते हैं तो हम स्वयं साफ करेंगे। निश्चित रूप से हमारा कार्य हम कर रहे हैं, स्वागत करते हैं, समाज वाले स्वागत करते हैं, हम उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और वहीं पर भी प्लेट वगैरह डाल देते हैं और उसके माध्यम से गंदगी होती है और फिर हमारी स्वच्छता वाहिनी के जितने टीम रहती है उस गंदगी को साफ भी करती है। लेकिन उस समय विषय ये था कि हम गंदा करते हैं तो हम साफ करेंगे। अभी हमारे योगेश जी भाई साहब ने विषय दिया इस शोभा यात्रा की जब तैयारियां चल रही थी उस समय कि हम गंदा करें ही क्यों। हम गंदा करते हैं, हम साफ करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम गंदा करें ही क्यों। हम ऐसा प्रयास क्यों ना करें कि शहर में गंदगी हो ही ना। विषय सबको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वागत भी हो जाए और गंदगी भी ना हो। बंधुओं, अगर हम आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक देश को, प्रदेश को नहीं, एक देश को मैसेज दे सकते हैं कि हम इस गंदगी को भी रोक सकते हैं। मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ जितनी भी सामाजिक संगठन, व्यवसायिक संगठन या अन्य कोई संस्थाएं स्वागत करती हैं तो स्वागत की सामग्री के साथ साथ टेंट से टेबल कुर्सी वगैरह लगाती हैं वहां पर। मेरा निवेदन है उन सभी संस्थाओं से कि इस बार वो 2 ड्रम या डस्टबिन जो भी उपलब्ध हो अपने स्वागत स्थल पर जरूर रखें। इस चीज को आपको स्वीकार करना ही है क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि आपका नगर आपका अपना है, अपने नगर को स्वच्छ करना हमारा कर्तव्य है। तो आप जब वहां कंटेनर रखेंगे स्वच्छता के लिए और हमारी आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा यहाँ पर, लगभग मैं देख पा रहा हूँ तो अगर मेरा आकलन सही होगा तो जो बाहर तक मेरी दृष्टि जा रही है कम से कम 500-600 लोगों की उपस्थिति है और 500-600 लोगों की उपस्थिति ये बता दी कि 200-250 सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। अगर आप सभी लोग ये जानकारी समाजों में देंगे, अपने माध्यम से देंगे तो निश्चित रूप से प्रचारित हो जाएगा कि हमको जो आतिथ्य ग्रहण करना है उसके लिए जो भी डिस्पोजल मिल रहा है उसको डस्टबिन में डालना है। इस बार हमारे समिति के द्वारा 4 जगह स्टेशन भी बनाया जा रहा है जहाँ से अनाउंस किया जाएगा, संचालन होगा यहाँ पर। उनसे भी ये समय समय पर अपील की जाती रहेगी कि कृपया डस्टबिन में ही कचरा डालें। फिर आप लोग सभी लोगों से निवेदन है इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जितना भी ये कचरा वो डस्टबिन में डालें, वहाँ से हम सब लोग साफ करेंगे और बाकी हमारी स्वच्छता वाली पूरी रहेगी। इस बार एक प्रयोग और किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि शोभा यात्रा में
विभिन्न समाजों के विभिन्न संप्रदायों के बहुत से साधु संत अपनी उपस्थिति प्रदान करके हम सभी को यहाँ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और वो शोभा यात्रा में आगे आगे हमारी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। और संत लोग निकलते हैं शोभा यात्रा में, लेकिन उसके पहले तो हुजूम रहता है लोगों को का उनको स्वागत मिलता है और स्वागत के बाद वही जो गंदगी होती है वो गंदगी हो जाती है। और जब उस गंदगी के बीच से हमारे साधु संत निकलते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए कीर्ति का विषय नहीं हुआ करता है, ये हमारे लिए सोचने का विषय हो जाया करता है कि ऐसे मार्गों से हमारे साधु संत लोग ले जाते हैं, इसके लिए क्या विकल्प है। इसके लिए भी समिति ने गहन मंथन किया और ये बीड़ा कि साधु संतों के आगे का भी मार्ग स्वच्छ रहे, ये बीड़ा इस बार हमारी मातृशक्ति ने उठाया है। मातृशक्ति में सम्मानीय आदरणीय चांदी श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, उनके सहयोग के लिए राखी भोजचंदानी ने भी स्वीकृति है कि हमारे भी कार्यकर्ता इस कार्य के लिए भी रहेंगे। इन लोगों ने स्वयं ये जिम्मा लिया हुआ है कि साधु संतों के आगे मार्ग को स्वच्छ हम लोग करेंगे। तो इस बार ये दो विषय है कि एक तो साधु संतों के आगे का मार्ग स्वयं हमारी मातृशक्ति, उसमें हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे। और पीछे के लिए जो मैंने आप सभी से निवेदन किया है कि कृपया डस्टबिन सभी जगह रखेंगे, ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, जो भी स्वागत करने वाले लोग हैं कि डस्टबिन रखेंगे। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने माध्यम से प्रयास करेंगे कि सभी लोग कचरे को डस्टबिन में ही डालेंगे। डस्टबिन में डालेंगे तो ये अनोखा उदाहरण जाएगा देश में कि लाखों लोगों के हुजूम के बाद भी अगर शहर साफ दिखता है इतने स्वागत होने के बाद, तो मैं जानता हूँ कि हमारे बीच कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा राम जी के प्रति है। राम जी जैसे स्वच्छ साफ सुथरा रखते थे, वैसे ही हम सभी भी स्वच्छ साफ सुथरा अपना शहर रखेंगे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी बातों को तो डस्टबिन रखना है, कचरा डस्टबिन में डालना है, उसको स्वीकार करेंगे। बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी भाई साहब। अपने समय को बहुत ज्यादा जाया न करते हुए समाज से संवाद करने के लिए, समाज से चर्चा करने के लिए आदरणीय उत्तम मंडल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और समाज से चर्चा का सत्र प्रारंभ करें। आदरणीय उत्तम जी भाई साहब। तो चलिए अब आप लोगों की बारी है। बहुत देर से आप लोग मंच को सुन रहे हैं और आपकी जो तैयारी है, तो अभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ श्यामल जी आपके बीच में कॉर्डलेस लेके जाएंगे। तो आप लोगों ने जो तैयारियां की है उसके बारे में बताएंगे, हमारे कार्यकर्ता उसको अंकित करते जाएंगे और उस हिसाब से आगे की शोभा यात्रा की रचना बनने वाली है। तो जिनको विषय रखना है तो हाथ ऊपर कर लेंगे, आपके पास ये माइक जाएगा। जो सामने के बंधु है वो आगे आके इस माइक में भी बोल सकते हैं, यहाँ माइक की व्यवस्था है। तो ये कॉर्डलेस चालू हो गया, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। जैसे ये माइक चालू है सामने, तो हम लोग की कैसी क्या तैयारी है और क्या करने वाले हैं इस विषय में। चलिए हाँ, आगे आगे अब अपना नाम और समाज का नाम जरूर बताएंगे। जय श्री राम। अभी जब हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा जब कालीबाड़ी में जो बैठक आयोजित की गई थी, तो एक जो सुझाव पत्र दिया गया था, नाम और उस सुझाव पत्र में श्री कसौंधन वैश्य समाज सतना द्वारा अपने इष्ट देव कश्यप ऋषि जी की झांकी निकालने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जब कसौंधन वैश्य समाज सतना की जब हमने बैठक आयोजित की, तो उस बैठक में महिला मंडल और लौकिक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जो मैंने बैठक आयोजित की, तो उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि रामनवमी के दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जीवांत झांकी निकालेंगे। मैं कसौंधन वैश्य समाज सतना का महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता मेरा नाम है, मैं महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता। आप पीछे तक माइक आएगा, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। सम्मेलन के द्वारा भगवान श्री राम के लिए पुष्प अर्पण करने के लिए रथ लगाया जाएगा। जो भगवान राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करता है, तब भगवान राम के रथ के आगे
हमारे द्वारा ढोल और धमाल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे भगवान के आगे एक ढोल बजता हुआ आनंद होता हुआ चलेगा। ये हमारे सम्मेलन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जय श्री राम। सभी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मनीषा सिंह है। हम पंडित गणेश प्रसाद मिस सेवा न्यास द्वारा ग्रीन एम्बुलेंस की झांकी निकाल रहे हैं। ग्रीन एम्बुलेंस में मुख्यतः पानी की टंकी, खाद, फावड़ा, खेती। हमारा ग्रीन एम्बुलेंस का विचार डॉक्टर राकेश मिश्रा जी का द्वारा दिया गया है। वो चाहते हैं कि हम पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन उसकी देखरेख करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को लगता है कि हमारे देश में हजारों पेड़ लगते हैं, लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन उसकी देखभाल कोई नहीं करता। जैसे व्हाइट एम्बुलेंस होती है मरीजों के लिए, आदमियों के लिए, डॉग की एम्बुलेंस होती है, इसलिए हमने एक पेड़ की एम्बुलेंस बनाई है जिसको हमने बोला है ग्रीन एम्बुलेंस। तो हम लोग ग्रीन एम्बुलेंस की झांकी निकालने जा रहे हैं और स्वच्छता अभियान में महिला स्वच्छता के ऊपर पैम्पलेट देंगे और सर्वाइकल कैंसर के ऊपर साथ में पैम्पलेट विस्तृत सबको जानकारी देते जाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा बीच में माइक लेके जाएंगे वहाँ। हाँ, आप लोग अभी आप 15-20 मिनट समय और दीजिए। ये जो है सभा बहुत समय पर पूरी होगी। हाँ भैया बलराम जी। मैं बलराम से भाई अखाड़ा से हूँ। हमारे साथ में अखाड़े के संरक्षक माननीय उत्तम जैन भी मौजूद है। हर वर्ष की तरह हम इस बार भी अखाड़े के पहलवानों के साथ में झांकी निकालेंगे। इसके साथ ही सेन समाज के बंधु यहाँ मौजूद हैं। सेन समाज की भी झांकी प्रतिवर्ष शामिल होती है। हम बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अवश्य कहना चाहते हैं कि अब की बार 1 लाख का जो संकल्प हम सब ने लिया है, उसमें गिलहरी की भांति हमारा भी प्रयास अवश्य होगा। जय श्री राम। जी उधर अमित सोनी जी को दी। इसके बाद कैलाश गोस्वामी जी भी बोलना चाहते हैं, उनको भी दीजिएगा। यहाँ से अभी जो वहीं से बोले। अरे चले जाए सामने मैं अमित सोनी स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष हूँ। स्वर्णकार समाज के द्वारा गत वर्षों के तरह इस वर्ष की जो है झांकी निकाली जाएगी। उसके अलावा मैं AKS यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर। AKS यूनिवर्सिटी कई सालों से लगातार कोई न कोई संदेश देते हुए झांकी निकालती है। सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए मुझे ध्यान सुन लीजिए प्लीज। थोड़ा शांति रखिए हम लोग। असल में एक मेरे पिताजी जो चांसलर हैं AKS यूनिवर्सिटी के, उनकी विचारधारा है जो कोरोना काल के जस्ट पहले ही आई थी। अब मुझे मौका नहीं मिला कि उस विचारधारा को यहाँ पे अपने समाज के बीच में लाया जाए। वो विचारधारा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। एक जैविक हथियार चीन के द्वारा बनाया गया कोरोना जैविक हथियार, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड जो है, अपना पूरा विश्व जो है वो परेशान है। और आप लोग न्यूज पेपर में देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। एक न्यूज पेपर में मेरे पिताजी ने देखा कि एक पिक्चर लगी हुई थी। उस पिक्चर में एक सेल्समैन, यूक्रेन का एक सेल्समैन अपनी बच्ची, छोटी बच्ची से बोलता है कि बेटा मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसका भरोसा नहीं है। वो बच्ची उसको रोते रोते विदा करती। मेरे पिताजी का जो कहना है वो हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। तो संक्षेप में लीजिए अमित जी। सर थोड़ा सा निवेदन है, संक्षेप लीजिए जी। तो ये उनका विचार है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनता है।
तो मेरे AKS यूनिवर्सिटी के द्वारा पिताजी का ये कहना है कि एक झांकी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम हमेशा पीछे जाएंगे। इस मैसेज को हमने पूरे राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उनके पास तक पहुंचाया है। सतना में इस विषय को लेके AKS यूनिवर्सिटी झांकी निकालेगी और वो सतना शहर के लिए बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ स्वर्णकार समाज के एक बंधु और हैं जो एक अलग से झांकी निकालना चाह रहे हैं, मैं उनको भी बुला रहा हूँ, आ जाइए। ये स्वास्थ्य के ऊपर में है, इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। साथ ही साथ AKS यूनिवर्सिटी से 1000 लोग लाने की जिम्मेदारी मेरी है। 1000 लोग लेके आऊंगा। जय श्री राम। संस्था है जो ऑनलाइन माइक बगल में लगा आपके शरीर को होते हैं तो देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट एक संस्था है जो दिल्ली में संचालित होती है और ऑनलाइन माध्यम से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को आपके सत्कर्म क्रियाओं के माध्यम से, आहार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, तो टॉक्सिन्स को निकाल करके आपकी जो बीमारियां हैं, जैसे आपके लाइफ स्टाइल से संबंधित जो बीमारियां हैं, शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अस्थमा, एंगर, एंजाइटी, जितनी भी लाइफ स्टाइल क्रोनिक डिसीजेज हैं, ये आप बिना दवाइयों के अपना जीवन जी सकते हैं। हम इस तरह से एक झांकी निकालना चाहते हैं आपके अपने सतना ही शहर में। मैं सतना का निवासी हूँ और देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का एक वॉलंटियर हूँ और योगा टीचर हूँ। तो मैं आपके सामने सतना में एक झांकी निकालना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से मेरी कोशिश थी कि झांकी निकाले, कोरोना के कारण झांकी नहीं निकल पाई। तो योग से संबंधित झांकी है जिसमें दिखाया जाएगा तो हमारे ऋषि थोड़ा शार्ट में और इसके अलावा जो है शुगर जो देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका उद्देश्य बता दिया करो, शुगर भारत छोड़ो, बीमारी भारत छोड़ो, व्यसन भारत छोड़ो, मोटापा भारत छोड़ो, ये देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य है। और ये क्रियाएं जो है ये आहार, विचार और ये वैदिक क्रियाएं हैं, सत्कर्म क्रियाएं हैं, ये सभी ऑनलाइन माध्यम से करवाई जा रही है। आप सभी ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे इन सभी क्रियाओं लेते हैं, आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और आहार जो है घर बैठे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोग जीवन तय करके अपने दिमाग दवाइयों से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। मेरा सभी सामाजिक बंधुओं से आग्रह है, कृपया कम शब्दों में अपनी बात कमल जी को कहना चाहते हैं, प्रदीप अरोड़ा जी पहले कमल जी को बोल रहे थे प्लीज। हाँ वो बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, प्रदीप अरोड़ा जी। धन्यवाद उत्तम जी, बहुत देर से अभी किसान भक्तों को जय श्री राम। मैं कमल पुष्पाली, अरे उनको मालूम है, आप बोलो सुन लेंगे। कमल पुष्पाली अमर ज्योति संस्था के संयोजक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा में अमर ज्योति द्वारा एक नेत्रदान जागरूकता के लिए झांकी निकाली जाती है, जो कि चारों तरफ से नेत्रदान के बैनरों से सजी हुई होती है और नेत्रदान जागरूकता के लिए जो भी पत्रक होते हैं वो बांटे जाते हैं और एक नेत्रदान के ऊपर एक गीत बनाया गया है जो कि झांकी में हमेशा बजता रहता है। और इस वर्ष नेत्रदान जो अभी तक हुए हैं 628 नेत्रदान आप सभी के सहयोग से हो चुके हैं और 2 साल कोरोना काल में नेत्रदान का अभियान हमारा बंद था। इस बार फिर झांकी निकालकर नेत्रदान के लिए जागरूकता लाने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। इजाजत है उत्तम जी। यूथ फ्रेंड्स क्लब की ओर से हर वर्ष राम नवमी शोभा यात्रा के साथ में भजन मंडली, भजन रथ चलता है। यूथ फ्रेंड्स क्लब के संरक्षक के नाते इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की बात वो लग रहे हैं और पंजाबी समाज सत्ता की ओर से हर वर्ष प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। वह कार्यक्रम सभी के सहयोग से मिलेगा। जय श्री राम। धन्यवाद। उधर पीछे हाथ उठा देखिए। जय श्री राम।
हमारे हर वर्ष पिछले जब शोभा यात्रा निकाली है पटेल समाज की झांकी रहा करती थी। इस बार भी पटेल समाज की सरदार पटेल जी की शिवाजी की झांकी बनेगी और सम्मिलित होगी। पीछे जो स्वच्छता अभियान में हमारे समाज के युवा साथी सहयोग करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद, जय सरदार। मैं अभिषेक जैन। एक मिनट आप लोग धैर्य से प्रतीक्षा करें, अपने आप नंबर आएगा। राजेश जी, हाँ, आपका उत्साह बहुत अच्छा है। हाँ, बोलिए अभिषेक जी। मैं अभिषेक जैन, सतना दिगंबर जैन समाज की ओर से पन्नीलाल चौक में पुष्प वृष्टि होगी, तोरण द्वार लगाया जाएगा, रंगोली महिला क्लब की तरफ से रंगोली की व्यवस्था और दीपोत्सव की व्यवस्था की गई है एवं शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और तयोदय गौशाला की तरफ से गौ संवर्धन एवं जीव दया की भावना के साथ में एक झांकी हमारी हर वर्ष की भांति इस बार भी रहेगी। धन्यवाद जी। इधर ये, हाँ, राजेश जी कहना चाह रहे हैं। विनोद गेलानी। जय श्री राम। मैं विनोद गेलानी सिंधु विकास समिति की ओर से इस अवसर पर रक्तदान पर एक झांकी का आयोजन करती है। इस वर्ष भी रक्तदान की हम लोग झांकी निकालेंगे और अगर ब्लड बैंक से हम लोग की सहमति मिल जाती है कि जो उनका एक रथ चलता है ब्लड डोनेशन करवाने का, अगर वहां की सहमति मिल जाती है और आप लोग की सहमति मिलेगी तो हम वहां एक ब्लड डोनेशन का भी आयोजन करेंगे। ये एक हमारा अलग नया अद्भुत रहेगा। जय श्री राम। कौन सा समाज है? विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया। ताम्रगढ़ समाज सतना की तरफ से दीप्ति मौसम ताम्रगढ़ वंशा सिंह सभी पदाधिकारीगण आदरणीय वरिष्ठगण भाई बंधुओं और सभी प्यारे बंधुओं को आदर और अभिनंदन करती हूँ। 2 वर्ष पहले हमारे ताम्रगढ़ समाज सतना ने हमारे संगठन को 100 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह हमारे सतना जिले में मनाया था, जिसमें देश भर से नहीं विदेशों से भी अच्छी भारी संख्या में 15,000 से ज्यादा आगंतुक आए थे, जिससे हमारे समाज का, हमारी सत्ता का बहुत नाम रोशन हुआ था। किंतु उस 2 वर्ष पहले भी हम लोग अपने गौरवपूर्ण पर्व को आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पाए क्योंकि तुरंत कोरोना ने हम सभी को घरों में कैद कर दिया था। इसलिए उस 2 वर्ष पूर्व हमारे इष्ट गुरु भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी को याद करते हुए हम लोग ताम्रगढ़ समाज सतना की तरफ से भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की जीवित झांकी निकालेंगे और उसके अलावा हम सभी महिलाएं एक जैसी साड़ी में, क्योंकि हम लोगों ने सहस्त्रबाहु जयंती के टाइम पे कही थी, जैसा मैंने बोला कि हम लोग उस गौरव पल को फिर से याद करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वो वाली साड़ी फिर से पहनेंगे और हमारे समाज के सभी पुरुष वर्ग एक विशिष्ट वेशभूषा में होंगे। इसके अलावा जैसा कि अभी हमें सफाई पे बताया गया, हम लोग पिछले कई वर्षों से ताम्रगढ़ समाज में 20-25 लोग व्यक्ति 30 लोग पॉलिथिन लेकर के चलते हैं, जिसके रास्ते में जितने भी कचरे हमको मिलते जाते हैं कि जो कुछ हमें मिला वो हमने पॉलिथिन में उठाया, कि कुछ जो हो सकता है वो हम रोड से भी उठा के पॉलिथिन में डालते हैं और जहाँ डस्टबिन मिलता है हम वहाँ जाकर के उसको बंद कर देते हैं। तो इस वर्ष भी हम आपके सफाई योगदान में आपकी सहयोगिता को आपका विषय समझ में आया, संक्षेप में पूरा करिए। जी, ताम्रगढ़ समाज स्वयं अपने साथ स्वच्छता के साधन लेके चलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ाइए। उधर अशोक नामदेव जी, अपने राजेंद्र गुप्ता जी लोग सब बोलना चाहते हैं उधर। अच्छा, चलिए, मां शक्ति हो जाए। मैं निर्मला सिंह करियान, क्षत्रिय महिला महासभा की जिलाध्यक्ष। हमारी भी अभी परसों मीटिंग हुई, इसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराणा प्रताप की सजीव झांकी और भगवान राम की सजीव झांकी निकालेंगे। महिलाएं हमारी पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगी, कुछ हमारी युवा लड़कियां
यदि आपकी इजाजत हो तो लेकर योगेश जी उसकी इजाजत देने वाले। हाँ, पारंपरिक राजस्थान में जिस तरह से महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, क्षत्रिय वेशभूषा में रहती हैं, उसी तरह से महिलाएं और पुरुष रहेंगे और भगवान श्री राम के नारा लगाते हुए हम निकलेंगे। बोलिए एक बार जय श्री राम। हमारे कामगार समाज की एक मीटिंग की रखी गई है 4:30 बजे से। उधर उधर ले जाइए, पीछे उधर। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। मैं नीता सोनी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष और समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे खाली अपने समाज की तरफ से बोलना चाहिए। समस्त समाज के जो भी छात्री है, जो भी है और बहनें हैं, सभी में मेरा सहयोग जैसा मुझे समिति चाहेगी वैसा मैं सहयोग दूंगी। दूसरी बात, हनुमान चौक में हमारा सराफा व्यापारी भव्य स्वागत पूरी झांकी का करना चाहेगा शोभा यात्रा का। स्वागत गेट बनाकर गाजे बाजे के साथ बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे, उसमें भी मैं शामिल हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। चौरसिया समाज सपना, प्रदीप कुमार चौरसिया, हमारे समाज की तरफ से एक झांकी निकाली जाएगी। उसका स्वरूप ऐसा है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है, माँ पार्वती अपने बच्चों को खिला रही है, कार्तिकेय गणेश जी को बगल में कल कल करके गंगा बह रही है। इस झांकी का आनंद लेना न भूलें, महादेव का आशीर्वाद लेना न भूलें, इस झांकी के आनंद को न भूलें। चौरसिया समाज के सारे गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं सब एक ही कलर के साफे में रहेंगे और आपके जुलूस की सेवा बढ़ाएंगे। हर हर महादेव। जय हो, जय हो। आप सभी शांत रखिए, ध्यान से सुनिए। मोदनवाल समाज की तरफ से सूचना दूंगा। हमारी महिलाओं की तरफ से पत्नी लाल चौक में स्वागत होगा और पानी का वितरण होगा। कौन सा समाज है? मोदनवाल हलवाई। मोदनवाल। मेरा सभी समाज के लोगों से निवेदन है, कम शब्द में अपनी बात रखें। जय श्री राम। मैं मनोहर वाधवानी, अध्यक्ष झूलेलाल सेवा मंडल गुजरात जिला। जैसे सभी समाज के आदरणियों को विदित है, कल हम लोगों के इष्ट देव श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव था। इसकी विशाल शोभा यात्रा बजरंगपुरा मंदिर से निकलने वाली थी शाम को 5 बजे। मैं धन्यवाद दूंगा हिंदू और समन्वय समिति के पदाधिकारियों को, जो वहाँ आके आरती पूजन करके हमारे इष्ट देव की पूजा यात्रा में शामिल होकर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और उस शोभा यात्रा में शहर में शोभा यात्रा के दौरान काफी समाज के लोगों ने हमारे शोभा यात्रा में शामिल सभी भक्तजनों का सम्मान किया, विचार किया। उन समाज को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब हिंदू समन्वय पर समिति के जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, उस यात्रा में जब से वह यात्रा निकल रही है, बिहारी चौक के बाद वीनस एक में झांकी लगाया करता हूँ, जिसमें मैं अपने परिवार के छोटे बच्चों को भगवान श्री राम और सीता का रूप देके प्रभु भोलेनाथ की और सभी देवी देवताओं को विराजमान करके पूजा आरती करके उस रामनवमी जुलूस को दिखाने के लिए ताकि उस जुलूस में उत्साह कायम रहे। वह कार्य मैं निरंतर करता है, आगे भी करता रहूँगा। वहाँ पे सेंट्रल सिटी पंचायत के पदाधिकारी और वीनस द्वारा शुरू से आखिरी तक प्रसाद का वितरण किया जाता है, इस बात भी किया जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं प्रदेश और जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी जो गणमान्य नागरिक पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अन्य संगठन के जो लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरी छोटी सी बात, सनातन सेना और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष
हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठन के लोग भी मिलकर कार्य करते हैं। हमारे सनातन सेना ने इस बार रामनवमी में एक छोटी सी सुदामा की भांति एक रथ यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जो सतना जिला में पहली बार दिखेगा। उसमें नाम होगा सनातन सेना। दूसरी बात यह है कि हमारी युवा टोली की तरफ से 25 लोगों की टीम बनाई गई है। हम लोगों ने इस रामनवमी में संकल्प लिया है कि जो गरीब बच्ची होगी उसको 25,000 रुपए हम लोग विवाह के लिए देंगे, चाहे जोड़ के दे चाहे अपने जेब से दे, लेकिन एक माह में एक बार ही दान करेंगे। 12 माह में 12 बार कन्याओं को हर महीने 25,000 रुपए देने का काम सनातन सेना परिवार करेगा। आप सभी को प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। हिंदू पर समन्वय समिति के सभी सेवादारी जिन्होंने 1 महीने से लगातार इस कार्य को पूरा करने के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसकी सफलता के लिए जो हम शोभा यात्रा निकालेंगे, सभी के सहयोग के साथ रहेंगे। मैं सेंट्रल सिंधी पंचायत सतना महामंत्री मनोहर आपानी, मैंने और मेरी संस्था ने जो निर्णय लिया है, सर्वप्रथम अमरलाल झूलेलाल जो सेवा मंडल है और नगर की तरफ से एक जीवंत झांकी के रूप में पेश करेगा, और साथ ही साथ बिहारी चौक के पास वीरस परिवार के साथ जो स्वागत होगा फूलों की वर्षा के साथ एवं आरती जो श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी आरती के साथ फूलों की वर्षा भी होगी। सेंट्रल सिंधी पंचायत की तरफ से मैं ये आग्रह और निवेदन, और सभी लोग हम एक विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम एक ड्रेस कोड में होंगे, एक व्हाइट ड्रेस कोड में होंगे। जय श्री राम। राजन भाई आप किस तरफ आ जाएंगे, तो आपको मौका ही नहीं मिले। आ गए, ठीक है सर, ठीक है। सभी को जय श्री राम। श्री खरे किशोरी व समाज समिति सतना, हम सभी परिवार के सदस्यों के साथ जहाँ हमारा पूरे जुलूस का समापन होता है, वहाँ हम महाआरती करेंगे 500 दीपक के साथ। ये हमारी समिति ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि सभी समाज के लोग हमारे सुभाष पार्क में समापन के वक्त 500 दीपक के साथ महाआरती करेंगे भगवान राम की। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं प्रवीण गुप्ता के सहवानी समाज की तरफ से हम स्वच्छता अभियान में प्रथम वर्ष से सबसे पीछे अपनी झांकी के साथ अपनी पूरी टीम के साथ रहते आए हैं, और इस वर्ष भी उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप लोग समाज अशोक नामदेव, हम लोगों ने बैठक करके तय किया है कि आप समाज संयुक्त झांकी रहेगी और नाम पड़ेगा, और हमारे समाज माताओं बहन परिवार जो है झांकी में साथ ही साथ और आता है माताओं बहनों से निवेश करके उसके अपन जो है अपने घरों में दीप प्रज्वलन का काम करें। जैसे दीपावली में अपन दीपक जलाते हैं, तो इस बात का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अवश्य करें। मेरा बार बार आता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अभी जो हॉल के बाहर कुछ लोग हैं, वो कृपया अंदर आ जाए, अभी आगे के कार्यक्रम है। अपने कार्यकर्ता थोड़ा इस विषय को देखें कि कई लोग बाहर खड़े हैं। हाँ, जय श्री राम। जी जय श्री राम। जय श्री राम। समाज की तरफ से हम लोग भी एक अच्छी सी रैली निकालेंगे और उसमें झांकी भी शामिल रहेंगे, चौराहों पर स्वागत भी करवाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय श्री राम। हर बार की भांति इस बार भी इलेक्ट्रिकल मर्चेंट एसोसिएशन सतना द्वारा जयसम चौक अग्रसेन चौक के बीच में महाआरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय श्री राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं राजेश गोपाल श्रीकांतपुर समाज की तरफ से
एक झांकी की रचना की गई है। पूरे परिवार के साथ, अपने समूह के साथ हम पूरे शोभा यात्रा में शामिल होंगे। जी धन्यवाद। मैं विजय जन्यासी, भारतीय सिंधु सभा सतना अध्यक्ष हूँ। भारतीय सिंधु सभा सतना परिवार की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी महावीर भवन के पास भगवान श्री राम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनकी महाआरती का आयोजन किया जाएगा और बैनर होर्डिंग लगाकर भी ये प्रदर्शित किया जाएगा कि हमारा प्रमुख पर्व है, इसमें सब लोग श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करें। इस प्रकार हमारे समाज के श्री वरुण अवतार श्री झूलेलाल भाई बैठे, इधर बंगाली समाज के लोग भी बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ आप लोग संबोधन कीजिए। उनकी श्री झूलेलाल जी की जो जीवंत झांकी निकाली जाएगी वो सब हम लोग अपने समाज के सहयोग से निभाते हैं। इस प्रकार भारतीय सिंधु सभा का भी इसमें प्रमुख योगदान रहेगी। धन्यवाद। मुझे आपको ये अपने कार्य के अंदर झंडे की आवश्यकता होती है। अगर झंडे समिति विभाग को पास करवा के बढ़िया तैयार करवा के तो मेरे आप शोभा यात्रा हो सकता है। जी बहुत मैं पंडित राजेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज सतना। हमारे समाज की ओर से लगभग हजारों की संख्या में अपने वेशभूषा धोती और कुर्ता में शामिल होंगे। उसमें एक झांकी रहेगी जो शुरू से रहती है और साथ में इस बार हम प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पूरे 45 वार्ड में बैठकें चल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर और रामनवमी की शोभा यात्रा को धन्यवाद करें और अच्छा बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंडल की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे समाज के द्वारा भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी की झांकी निकाली जाएगी एवं जय समाज की ओर से अभी स्वागत। सभी हिंदू भाई बहनों को प्रणाम। मैं राजेश गुप्ता, भोजन भवन विकास समिति सतना की तरफ से भोजन जैन महाराज की झांकी हमारे समाज की तरफ से निकाली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। हमारा मैं सचिन गिरवाल आप सभी का झांकी का स्वागत करता हूँ। हमारा अग्रवाल समाज अभिषेक नकवे हिंदू परिवार समिति द्वारा जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलना है उसका पुष्प अर्पण से भव्य स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आगे चलिए। चलिए, तो आप लोगों का बहुत अच्छा सुझाव आया है और आप लोगों ने जो योजना दी है। अब मैं थोड़ा बाहर अनिल जी जो बाहर बैठे खड़े हुए दीवार से उनको और भी बुला लीजिए। आगे के महत्वपूर्ण विषय है योगेश जी और बोधन जी है, उनको जो अंदर बुला लीजिए सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री अय्यप्पा सरवाल साहब जी के ओर से मैं भोपाल और थोड़ा और नजदीक से हर वर्ष के भांति एक ज्ञान की झांकी प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम। जी धन्यवाद। साहू समाज भी एक अपने समाज के साथ एक झांकी लेके इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे।
इधर जानवी जी को दो। मैं मुकेश तिवारी जानवी को। पतंजलि युवा भारत की तरफ से प्रत्येक वर्ष एक झांकी निकलती है और इस वर्ष 3 झांकियां निकाली जाएंगे पतंजलि युवा भारत की तरफ से। मुकेश तिवारी। मुझे लगता है ये मंच में संचालक महोदय को दो, आप लोग सब अपना अपना विषय पूरा करें और जो बाहर खड़े हैं उनको थोड़ा अंदर लाने की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसा सीमा अग्रवाल जी ने अंकुरण तरुण और लीनेस की तरफ से मामा भांजा के बगल में स्वागत करने के लिए बुलाया। बाहर अल्पाहार परिसर में जो लोग बंधु हैं उनसे निवेदन है कि कृपया थोड़ी देर के लिए सभागार कक्ष में आने की कृपा करेंगे, जिससे कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ हो सके। उनसे बिना विलंब किए हुए एक नई घोषणा का संचार करने के लिए निवेदन करूंगा भाई योगेश ताम्रकाल जी से वो आए और सभा के मध्य एक नया वातावरण और एक नया उत्साह भरने का प्रयास करें। आदरणीय श्री योगेश ताम्रकाल जी। आलू गंडा खाएगी। जय सिया राम। शोभा यात्रा तैयारी बैठक में मंच पर विराजमान परमारानी श्री जोशी महाराज, हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदास चौधरी जी, संयोजक आदरणीय श्री गणेश जी भाई साहब, समाज की ओर से मंच में न बैठकर व्यवस्था में लगे हुए समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक अग्रवाल जी, हमारी बहन अग्रवाल जी मैडम, मेरे सामने विराजमान सभी हमारे राम भक्त बंधु और हमारी मातृशक्ति। गीत आया था राम नाम की लूट है, पानी पिलो। पानी पानी अंतकाल पछताएगा ब्रह्म जाएंगे छोड़। अगर इस लाइन को हम गंभीरता से विचार करेंगे तो ध्यान आएगा कि ये हमारे लिए एक शुभ अवसर है, हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि हम भगवान राम की शोभा यात्रा में शामिल हों। मैं थोड़ी सा आप सभी को जगाने का प्रयास करूंगा। मैं जगाना चाहता हूं आपको 900 साल के इतिहास की छोटी छोटी शायद 9 बातें भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ हमारा एक संगठित होना कितना जरूरी है। 700 साल मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, 75 साल हमको हो गए आजाद हुए। इस 900 साल की गुलामी में जो 700 साल बीते उसकी मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। उसकी मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा। हम सभी लोगों ने गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है। सिख समाज की स्थापना करने में गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। सिख समाज के वो गुरु है। अब कल्पना करिए आपका बेटा 7-8 साल का हो और उसको जिंदा आपकी नजरों के सामने दीवार पर चुनवा दिया गया तो आपकी क्या स्थिति होगी। धर्म की रक्षा के लिए उन बच्चों ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। ये मैं आपको 500-600 साल पुरानी बात बता रहा हूं। किसके लिए किया था बच्चों ने? क्या अपने पिता की संपत्ति बचाने के लिए, या उन्होंने इस बात के लिए किया था कि मैं अगर हिंदू धर्म स्वीकार छोड़ देता हूं तो शायद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसके लिए? आप कल्पना करिए 4 बच्चे चारों देश के लिए कुर्बान हो गए, दीवार में चुनवा दिए गए और भारत माता की जय का नारा लगाते लगाते वो 8 साल और 10 साल के बच्चे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए और उनकी सांस उसी दीवार के अंदर बंद हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वीर मंदा बैरागी की। जिस समय वीर मंदा बैरागी तलवार उठाकर बिस्तर पर खड़ा होता था, सैकड़ों सेनाएं अकेले उस वीर से डरती थी।
से डरने वाली अगर कोई भी एक नाम था तो वीरबंदा बैरागी, नाम सुना होगा। एक बार वीरबंदा बैरागी को हमारे ही कुछ समाज के बंधुओं ने धोखे से पकड़वा दिया। उसको पकड़ना ही असंभव था, इतना वीर इतना साहसी था वो। एक बार धोखे से पकड़वा दिया, मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बंदा वीर बैरागी को कहा आप धर्म बदल लो, उसने कहा यह संभव नहीं है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और उसके हाथ के नाखून चिमटे से पकड़कर नोचे गए, धर्म नहीं छोड़ा। पैर के नाखून को पकड़ के चिमटे से खींचा गया, धर्म नहीं छोड़ा। चाकू से, छुरे से शरीर की चमड़ी निचोड़ी गई पकड़ के, धर्म नहीं छोड़ा। आंखें फोड़ दी गई, धर्म नहीं छोड़ा। इतने के बाद भी मन नहीं भरा तो टुकड़े टुकड़े काट दिया गया कारावास के अंदर। किसके लिए? क्या अपनी संपत्ति बचाने के लिए? किसके लिए मोटी मोटी करवा दी उसने अपने शरीर की? एक ही बात बोलता रहा, भारत माता की जय। इस हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की रक्षा करने के लिए एक गलती कर गए, एक गलती कर गए। जिन्होंने उनकी बोटी काटी थी, उनके शरीर के टुकड़े नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिए। जब उनके टुकड़े नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिए, उस गांव के लोगों ने देखा किसी का कटा फटा शरीर यहां पड़ा हुआ है, तो टुकड़ों को जोड़ा, मिलाकर पास में रखा। तो वहां सबके रोंगटे खड़े हो गए, ये तो हमारे परिवार का वीर योद्धा बंदा बैरागी है। किसके लिए टुकड़े हुए थे? सत्ता पाने के लिए नहीं, इस हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। और बात यही खत्म नहीं होती। जब उन टुकड़ों को जोड़कर ये समझ में आ गया गांव वालों को, वहां की माताओं बहनों को, ये वो वीर योद्धा है जिसने इस धर्म की रक्षा के लिए टुकड़े करवाना स्वीकार कर लिया, उसी दिन उस गांव की माताओं बहनों ने शस्त्र उठाकर उसी मुगल सेना का विरोध किया, उनसे युद्ध किया। ये मैं 600 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तब माताओं बहनों ने शस्त्र उठाए थे उन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। किसके लिए? इस हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। महाराणा प्रताप की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध सबने सुना है। महाराणा प्रताप का इस हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी तरह से उनको तोड़ दिया गया। समाज ने सहयोग नहीं किया। महाराणा प्रताप के परम मित्र थे जिनका नाम आपने सुना, थामा साहब। महाराणा प्रताप उस देश को छोड़कर, मेवाड़ को छोड़कर, चित्तौड़ को छोड़कर महाराष्ट्र के पलायन करके जाने लगे, क्योंकि जब बच्चों ने उनके सामने खाना नहीं था तो घास की रोटी खाई। जब घास की रोटी खाने को नहीं मिलती थी, लगता था कि कोई सेना वाले आके उस परिवार के बच्चों को काट के फेंक देंगे। महाराणा प्रताप किसके लिए लड़े थे? अपने राज परिवार के लिए नहीं, राजपाट के लिए नहीं, राज्य सिंहासन के लिए नहीं, इस हिंदू समाज की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध नहीं, सैकड़ों युद्ध किए जो जीते थे। लेकिन एक स्थिति आई और जब उनके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ छोड़ के जाने लगे, तो भामा साहब जो उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था और महाराणा प्रताप का अभिन्न मित्र था, तो उस भामा साहब ने महाराणा प्रताप को कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, एक ही तुम आशा की किरण है तो इस धर्म की रक्षा के लिए दिलेरी से खड़ा है। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, पूरी का मतलब आपको बता देता हूं, 22,000 सेना को 20 साल तक भोजन करा सकने की धन संपदा उस भामा साहब ने महाराणा प्रताप को दान में दे दी, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए आज व्यापारियों को, यहाँ व्यापारी अधिकांश बैठे हैं, भामा साहब पुरस्कार दिया जाता है। वो भामा साहब पुरस्कार व्यापारियों को दिया जाता है क्योंकि भामा साहब व्यापारी थे और हिंदू धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान देके और दोबारा हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा दिया। ये हमारा इतिहास है। अब मैं आपको 700 साल का इतिहास छोड़ के 200 साल का इतिहास बताता हूँ।
हमारी गुलामी 700 साल मुगलों के पास थी, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों का तो नियम था भूख डालो राज्य करो। उस समय हमारे घरों के 22 साल 23 साल के जवान बच्चे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते थे, पकड़ गए। उनको कहा गया कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम देशद्रोही हो। उन्होंने कहा हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम देशभक्त हैं, भारत माता की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और उसके लिए जान जाए तो चली जाए। फांसी के फंदे में 22 साल में झूल गए। इसके लिए इस हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए। और तो अल्फ्रेड पार्क में, महाप्रयाग में जनरल डायर ने जब भगत सिंह को किसी एक अपने ही बीच के गद्दार ने बता दिया कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वहां छिपे हुए हैं, उनकी एक पिस्तौल थी माउजर जिस पर उन्हें बहुत भरोसा था। अकेले चंद्रशेखर आजाद 150 अंग्रेजी सेना, यही इलाहाबाद प्रयाग की बात कर रहा हूं, लंदन की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने घेर रखा था, अकेले चुनाव युद्ध कर रहे थे। अंग्रेजी सेना की हिम्मत नहीं थी उस पार्क के अंदर एक व्यक्ति से मुकाबला कर ले। वो कोई और नहीं चंद्रशेखर आजाद थे। किसके लिए लड़ रहे थे? अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अंत में एक गोली बची थी, लड़ते लड़ते तो अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा इस संकल्प लेकर अंतिम गोली अपने सिर में मार ली थी कि मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं आऊंगा, जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। किसके लिए? तो हिंदू समाज के लिए। अंग्रेजों ने हमारे हम सेना में हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनको गाय की चर्बी के कारतूस खिलाए, क्योंकि जो कारतूस बनते थे उसकी कैप को दांत से खींचकर तोड़ना पड़ता था। उसमें गाय की चर्बी मिला दी। इनका धर्म भ्रष्ट करो। मंगल पांडे जैसे लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, सेना में बगावत कर दी कि इसमें गाय की चर्बी मिली है, कि हमारी गाय हमारी मां है, और उनसे बगावत की। इसके लिए इसे हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर बैठकर? हमको क्यों ये सब बातें भूल जाती हैं? अब की बार 50,000, अब की बार 1 लाख, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ये भाव लेकर हमारे देश की रक्षा करने सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोग कुर्बान हो गए। किसके लिए? इस देश की रक्षा करने के लिए, इस हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए। मैं आपको 700 साल और 200 साल की बात बता रहा था। अब मैं आपको 32 साल पुरानी बात देना चाहता हूं। हम आजाद भी हो गए, अंग्रेज भी चले गए, हम आजाद हो गए। अब तो हम और निश्चिंत हो गए, हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अरे फ्रीडम फाइटर हमारे आपके परिवारों के बाबा दादा बने, उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए सेना में काम किया, जीतने के बाद उनको सम्मान दिया, फ्रीडम फाइटर बनाया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाया। इसलिए नहीं कि वो वहां से दुबक के भाग गए थे, इसलिए कि गोली खाने के नंबर आया था तो हमारे परिवारों के बाप दादा गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़े थे और इस देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए खड़े थे। इसके लिए लड़े, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। हम सभी लोग आजादी के बाद 32 साल पहले की फिल्म देख के बड़े आक्रोशित होते हैं, द कश्मीर फाइल्स। बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए जिनके कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, मेरे भी कई मित्र हैं, दिल्ली में मेरे मित्र हैं और भी बहुत से मित्र हैं। जब अपनी घटना बताते थे पहले तो लगता था कि ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद अगर हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटकर उनके शरीर के 2 टुकड़े आरा मशीन से किए हैं, ये फिल्म का पार्ट नहीं था, ये हकीकत है, वास्तविकता। ये अत्याचार आजादी के बाद हमारे ही आपके परिवारों को, माताओं बहनों के साथ हुआ, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हम अपने धर्म को किनारे रख देते हैं। वोट की राजनीति करने के लिए हम उन सभी बातों से समझौता कर देते हैं जो इस देश के खिलाफ निर्णय होता है, उस पर हम सहभागी बन जाते हैं। कैसे आपको मन मानता है?
कैसे आपकी आत्मा गवाह नहीं देती कि देश के खिलाफ कोई बोलता है तो आपकी आवाज बुलंद होना चाहिए, उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। मैंने पिछली बैठक में कहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाले का मुंह अगर ठीक दूसरे दिन नोच लिया होता, उसकी जीभ पकड़ के पीस लिया होता, तो एक नहीं हजारों लोगों की हिम्मत टूट जाती कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने की हिम्मत करने वाले का जवान खींची जाएगी। हमने उसकी जवान तो खींची नहीं, कई लोगों ने पीठ थपथपा दी। देश को तोड़ने के लिए शर्म नहीं आई। हम आजाद हैं। हम तो कश्मीर फाइल्स देखते आते हैं तो रोंगटे खड़े रहते हैं, कितना अत्याचार हुआ है। मैं कहता हूं भूल जाओ कश्मीर फाइल्स। 6 महीने पहले पुरानी की घटना याद है क्या आपको? कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूं मैं। 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? मैं चुनाव और वोट की बात नहीं करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 6 महीने पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए काम किया, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए समर्थन दिया, चुनाव के ठीक बाद उनकी माताओं बहनों का उठाकर सरेआम बलात्कार किया और उनके यहाँ के पुरुषों को घरों में ताला बंद करके आग लगा के जला दिया। 6 महीने पुरानी घटना है, हम भूल गए। आप याद रखिए, मैं इस मंच से आज बोल रहा हूं, अगले 32 साल बाद मध्य प्रदेश फाइल्स पिक्चर भी बनेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो घटना भी होने वाली है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शोभा यात्रा नहीं है, ये हिंदू समाज को संगठित करने का एक वो संकल्प है जिस संकल्प को आपने अगर ढंग से पूरा कर दिया तो आप अपने घरों में चैन की नींद सोने वाले हैं। मैंने पिछली बैठक में आपसे आह्वान किया था, अपने समाज के बंधुओं की बैठक में आह्वान करिए, एक भी घर, एक भी दुकान, उसमें कोई व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा सड़क पर, वो हमारी शोभा यात्रा का अंग बनेगा। और मैंने बात और कही थी, साल के 365 दिन में एक दिन राम के नाम पर, साल के 365 दिन में एक दिन अपने भगवान के नाम पर, साल में 365 दिन में एक दिन अपने नाम पर, अपने हिंदू समाज के नाम पर देकर तो देखो। और मैं तो कहता हूं एक दिन भी नहीं, सिर्फ 4 घंटे आप देकर देखो। अगर 1 लाख का पर लक्ष्य लिया है तो 2 लाख लोग निकल जाएंगे। अगले 20 साल तक आपके ऊपर कोई नाम उठाने की साहस नहीं कर सकेंगे। हम रैली निकाल रहे हैं, समाजों को संगठित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदू पर्व समन्वय समिति इतनी सशक्त समिति बन गई है, यहाँ एक आह्वान पर सड़क पर लोग निकलते हैं और उस निकलने का परिणाम यह है कि सतना को उदाहरण मानकर अन्य जगहों पर इस प्रकार की शोभा यात्रा निकलने लगी। अब मैं आपसे कुछ 1-2 बिंदु और रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने आपसे एक और निवेदन किया था पिछली बार, हमारे कोई भी ऐसे भगवान नहीं है जो खाली हाथ हो, कोई भगवान नहीं जिसके हाथ में शस्त्र न हो। क्या हमारे घर में लाठियां हैं? क्या हमारे घरों में लाइसेंसी शस्त्र हैं? यह चिंता का विषय है। मैं किसी अवैध शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। हमको अपना शक्ति प्रदर्शन करके समाज की एकता को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। इसका ये सुअवसर 11 तारीख को शाम को 5 बजे करना है। इसके लिए मैं आह्वान कर रहा हूं। अरे आप एक बात करके तो देखो, मैंने कहा था 10,000 लाठियों लेकर, 10,000 दंड लाठी लेकर हमारे समाज की माताएं बहनें पुरुष निकल जाएंगे। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारी माताओं बहनों के ऊपर नजर उठा करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आपके घरों में जो भी शस्त्र है, लाठी हो, तलवार हो, लाइसेंस की बंदूक हो, पिस्टल हो, सब कुछ लेकर आप उस दिन शोभा यात्रा में निकलिए। एक भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके घर में शस्त्र वहां पर घर में हो और हम बाहर खड़े रहें। लेकिन एक शर्त है, जिसका अपने शस्त्र पर नियंत्रण न हो, कृपया वो शस्त्र न लाए। हमको अपने शस्त्र का प्रदर्शन दिखाकर करना है।
चला कर नहीं करना है कि हम हवाई फायर करके बहुत बड़े तोपचंद बनने वाले हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक भी शस्त्र घर में नहीं रहना चाहिए। एक भी शस्त्र आपका उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण न हो, अर्थात हम चला न सके। और एक भी शस्त्र अवैध नहीं होना चाहिए। इन शर्तों के साथ आप उस दिन शस्त्र लेकर आइए, करिए प्रदर्शन जितना आपके शक्ति प्रदर्शन आपकी क्षमता है। और जिसके घर में शस्त्र नहीं, मैं तो निवेदन करता हूं कम से कम लाठी तो खरीद के 20 रुपए की अपने घर में रख लो। कभी कोई आपके घर के अंदर घुस जाए गलत नियत से, उसका सिर तो फोड़ दो। क्या हमारा जीवन इसी तरह चला जाएगा? हम आजाद देश में पैदा हुए और आजाद देश में मर जाएंगे, बच्चों के लिए क्या छोड़ देगा आपने? ये चिंता कौन करेगा? ये चिंता यहाँ पर बैठा हुआ समाज करेगा। मैं समाज को भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज को एकत्रित करके समाज को संगठित करने की बात आपसे कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, पूरे विश्व में एक ही मात्र देश अब हिंदुस्तान बचा है जो भविष्य में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। आज से 10 साल 15 साल पहले नेपाल घोषित हिंदू राष्ट्र था, किसी कारण से वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, अगर पूरा हिंदू समाज 80% हिंदू समाज संगठित हो गया तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने में कोई देर नहीं, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है तो हमारी आस्था के बाकी केंद्र भी बनेंगे। और यही अवसर है हिंदू समाज को संगठित होने का, यही अवसर है हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का। लेकिन हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि मेरे समाज का एक भी व्यक्ति 11 तारीख को घर में नहीं रहेगा। और 11 तारीख को जब वो 5 बजे सड़क पर उतरेगा तो 9 बजे रात के पहले घर में नहीं घुसेगा। 4 घंटे 365 दिन में 4 घंटे देना है समाज के लिए। हम 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद बगल वाले को बता के चले जाते हैं। बता देना जरूरी काम था। अरे जब जिंदा नहीं रहोगे तो किससे जरूरी का काम बचा? तब संगठित नहीं रहोगे तो इससे जरूरी का काम बचेगा? मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, अपने समाजों की बैठक करिए, समाज में आह्वान करिए। 20 साल की हमारी 11 तारीख को जो रामनवमी की शोभा यात्रा है वो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। और इसी उदाहरण के साथ हम समाज में नई एकता, नई जागरूकता, इसका संदेश देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी से निवेदन है कि अभूतपूर्व स्वागत, अभूतपूर्व रैली, अभूतपूर्व यादगार शोभा यात्रा हमारी बन जाए। इसी आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। गंभीर चिंतन के साथ आदरणीय योगेश जी ने अपना विषय रखा है, जिसने हमारे मन को झकझोर के रख दिया है और एक बहुत बड़ा आह्वान उन्होंने किया है। उसकी पूरी तत्परता के साथ हम पूरा करेंगे। एक आमंत्रण हमको मिला हुआ है पूरे हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्यों के लिए। सुहावल बड़ा स्थान और छोटा स्थान सुहावल, वहां पर रामनवमी के दिन यानी 10 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे से भव्य शोभा यात्रा जैसी सतना में निकलती है वैसी ही सुहावल में निकलने वाली है। उसका आमंत्रण हमारे पास आया हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि समय निकाल करके सुहावल में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाने की प्रयास करेंगे। और प्रचार और प्रसार की दृष्टि से पूरे नगर में किस तरह का वातावरण बनाया गया है और किस तरह की अपेक्षा है, उसके लिए मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति के सक्रिय सदस्य भाई हरिओम गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और प्रचार प्रसार से संबंधित अपनी बातों को करने की कृपा करें। और अब हमारी बैठक अंतिम चरण में है, जिसके पश्चात यहाँ से अल्पाहार करके हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। एक बार सभी लोगों जय श्री राम, भारत माता की। भगवान राम 2 मिनट भगवान राम की शोभा यात्रा को लेकर
पूरे शहर को भगवानमय किया जा रहा है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है। मैं आपको बताते हुए जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ से भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी वहाँ पर हम स्वागत गेट लगा रहे हैं सामाजिक एवं व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। और अभी तक हमारे पास 51 गेट स्वागत गेट की सहमति एक बार हो चुकी है। मैं चाहूंगा जिसने भी गवर्नमेंट से लगे उसको जोरदार स्वागत करें। और इसी तरह शहर के जितने भी बिजली के खंभे हैं उसमें हम लोग कटआउट लगवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे सतना में जितने भी बिजली खंभे हैं कोई भी खंभा बचना नहीं चाहिए कटआउट से। उसकी भी हमको सहमति हमारे धीरे धीरे करके 1000 कटआउट की सहमति हम लोगों को अभी तक मिल चुकी है। और जिनको भी कटआउट लगवाना है तो संस्था द्वारा 100 रुपए का उसका रेट रखा गया हुआ है। और अगर गेट लगाना है तो 3000 का गेट है और आगे पीछे उसमें पूरा संस्था का बैनर लगेगा। और इसी को देखते हुए हमारे आज अग्रवाल समाज द्वारा भी 50 कटआउट की घोषणा की गई। मैं चाहूंगा अग्रवाल समाज जी का जोरदार स्वागत करिए। धन्यवाद। अब मैं की शोभा यात्रा निकलेगी। आज उसी के संबंध में अंतिम बैठक का अग्रवाल समाज सतना अग्रवाल लोक मंडल को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी पधारे हुए साथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे ओजस्वी अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी द्वारा एक अभिषेक महाराज माता लक्ष्मी का मंदिर भी बनवाया जा रहा है। बाएं हाथ में बन रहा है, उसका भी अवलोकन करेंगे। हमारा प्रयास है कि ये मंदिर 25 से 30 के बीच में इसी अप्रैल महीने में ओम बिरला जी की स्वीकृति प्राप्त हुई है लोकसभा अध्यक्ष की, उनके द्वारा उद्घाटित होगा। पुनः आप सभी को आने का यहाँ अवसर मिलेगा। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। मैं आप सभी को अभी से आमंत्रित करता हूँ कि जब भी उद्घाटन होगा आप सभी पधारेंगे। एक बार पुनः आप सभी यहाँ पधारे। हमारे प्रांगण में अग्रवाल मंडल परिवार आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी की अनुमति से यह राम सभा यहाँ पर विसर्जित होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।